Hello everyone, my name is Girish Kumar and I welcome you all to my YouTube channel केमिस्ट्रा। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉर्मेलिटी को, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी को थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में, और आज हमको डिस्कस करना है मोल फ्रैक्शन। फिर हमारा कंसंट्रेशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक रिलेशन लिखा हुआ है, वो है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप नॉर्मेलिटी को कन्वेंशनल तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली मोलैरिटी से भी आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज अगर कोई सॉल्यूशन आपके पास है, अगर आप किसी तरीके से उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट कर लें तो मोलैरिटी से डायरेक्टली नॉर्मेलिटी भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, और दोनों के बीच का रिलेशनशिप है ये, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू बैलेंस फैक्टर इनटू मोलैरिटी। मतलब जो सॉल्यूट है उसका बैलेंस फैक्टर होना चाहिए। ओके, बस ध्यान रखेंगे कि ये बैलेंस फैक्टर किसका है, ऑफ दी सॉल्यूट। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, सो नॉर्मेलिटी इक्वल टू बैलेंस फैक्टर इनटू मोलैरिटी। बैलेंस फैक्टर किसका, ऑफ दी सॉल्यूट। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था H2SO4 वाला, जिसका हमने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट किया था कन्वेंशनल मेथड से, जो कि लंबा छोड़ा मेथड हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन को इस रिलेशन से निकाल के देखते हैं। ओके, आइए देखते हैं। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, इसका हमने नॉर्मेलिटी ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कन्वेंशनल मेथड से। अब डायरेक्ट रिलेशन से कैलकुलेट करते हैं, तो पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें, मोलैरिटी। ओके, तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 4.9 ग्राम H2SO4। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 4.9, मोलर मास H2SO4 का कितना आता है 98। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.05 मोल्स आएगा। ओके, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 500 मिलीलीटर। इसको अगर लीटर में चेंज करें तो कितना आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लीटर लिखा जा सकता है। क्लियर, इसके बाद हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.05 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और वो कितना है 0.5। ओके, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या लिख सकते हैं 0.5 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो इसका आंसर हम कितना लिख सकते हैं 0.1। 0.1 आगे m। क्लियर, ये हो गया आपका मोलैरिटी। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी। अच्छा, बैलेंस फैक्टर, बैलेंस फैक्टर ऑफ H2SO4। ओके, कितना आता है 2। H2SO4 क्योंकि एक एसिड है, एक एसिड का बैलेंस फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस्ड। ओके, तो नंबर ऑफ H+ आयंस एक यूनिट H2SO4 कितने H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा 2। तो बैलेंस फैक्टर H2SO4 का 2 आ गया। बैलेंस फैक्टर का कैलकुलेशन मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक, तो इसके बाद में हम क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मेलिटी। ओके, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैलेंस फैक्टर इनटू मोलैरिटी। बैलेंस फैक्टर है 2, मोलैरिटी है आपका 0.1, सो 2 इंटू 0.1 इज 0.2 m। ये आंसर आप मैच करके देख सकते हैं, सेम ही है। ओके, तो चाहे आप कन्वेंशनल मेथड यूज़ करें चाहे डायरेक्ट रिलेशन यूज़ करें, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो इस मेथड से कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि मोलैरिटी पे ग्रिप आपकी अच्छी है। नॉर्मेलिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए, कन्वेंशनल मेथड भी और एक शॉर्ट मेथड भी। ठीक, तो आई होप आपको नॉर्मेलिटी क्लियर हो गया हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज मोल फ्रैक्शन। देखिए, तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन जो हमको पढ़ना है दैट इज मोल फ्रैक्शन। ओके, अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो अगर आपके पास एक मिक्सचर है या इवन अगर एक सॉल्यूशन है, ओके, उसमें कोई भी एक कंपोनेंट ले लेते हैं, तो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय सभी कंपोनेंट्स का टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस मोल फ्रैक्शन और बाकी के कंसंट्रेशन में ये है कि आप मोलैरिटी नॉर्मेलिटी जो भी पढ़े वो पूरे सॉल्यूशन का आता है। ओके, लेकिन मोल फ्रैक्शन में एक सॉल्यूशन में से दो कंपोनेंट होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन की अगर बात करें तो क्या क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ओके, तो अगर आप मोलैरिटी नॉर्मेलिटी या इवन परसेंटेज स्ट्रेंथ भी अगर निकालते हैं तो वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन का कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो सॉल्यूट का अलग आएगा, सॉल्वेंट का अलग आएगा। अगर 3 कंपोनेंट्स
तो हर कंपोनेंट का अपना अपना मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आता है। ओके, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है काई से। ध्यान देंगे ये सिंबल ये एक्स नहीं, इट इज काय। काय इसका मतलब एक आर थोड़ा छोटा और एक थोड़ा बड़ा, एक्स को हम ऐसे लिखते हैं। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स नहीं, इट इज कॉल्ड काय। जैसे सिग्मा है, लैम्डा है, वैसे ही काय। ओके, इसके बाद तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ओके, अब ये ऐसा तो नहीं समझ में आएगा, तो इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। देखिए, तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ दो कंपोनेंट्स अगर हैं, कंपोनेंट्स हैं ए और बी। ओके, तो अगर मान लेते हैं कि एन ए है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए और एन बी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए अगर निकालना है, दैट इज काई ए, क्या फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए कितना है? एन ए, और टोटल मोल्स यहाँ पे टोटल कंपोनेंट्स कितने? दो ही है ना, ए और बी। तो ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो एन ए न्यूमरेटर में, एन ए प्लस एन बी डिनोमिनेटर। वैसे ही अगर काई बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी अगर निकालना हो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी डिनोमिनेटर। ओके, इसके बाद मींस ये न्यूमरेटर में और ये दोनों का सम डिनोमिनेटर में। आप देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम लेकिन न्यूमरेटर अलग अलग। अब इसमें एक चीज़ हम और कर सकते हैं, अगर इन दोनों के मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर दें, काई ए प्लस काई बी, तो काई ए का फॉर्मूला क्या था? एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, और काई बी क्या था? एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो सकता है। ओके, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? 1। तो काय ए प्लस काय बी आ गया 1। तो काय बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस काय ए, या उल्टा भी लिखा जा सकता था कि काय ए इज इक्वल टू 1 माइनस काय बी। ये रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए मोल फ्रैक्शन होता बहुत इजी, बस एक ही दिक्कत है इसमें कि इसमें कैलकुलेशन वर्क बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि पहले आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, उसमें आपको डिवीजन करना है, आंसर आपका डेसिमल्स में समथिंग में आएगा। दूसरी बात आपको ये कैलकुलेशन करना है, फिर डेसिमल में आंसर आएगा, है ना। तो सपोज आपके पास दो कंपोनेंट है और दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कह रहा है, तो एक का तो एटलीस्ट आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरे के लिए कैलकुलेशन अवॉइड करने का तरीका ये है कि उसको आप 1 में से माइनस कर दो, इससे आपका टाइम बच जाता है। ओके, एक चीज़ और, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर कभी भी आपका मोल फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा आ गया, मतलब आप समझ जाइए कि आपका आंसर गलत है। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, लेकिन फ्रैक्शन में बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये तो नाम से समझ में आ रहा है ना, मोल फ्रैक्शन। ओके, इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। ठीक, एक चीज़ और है, हाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपका डिनोमिनेटर हमेशा आपके न्यूमरेटर से ज़्यादा आने वाला। ओके, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होती है, लेकिन 0 से ज़्यादा होती है। ठीक है, 0.1, 0.02 ऐसी कोई वैल्यूज मोल फ्रैक्शन की टिपिकली देखी जाती है। ठीक, तो ये हो गया फॉर अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। अगर हम जैसे अभी तक हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन को यहाँ पर अप्लाई करें तो भी रिलेशन आपका सेम ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हमने मोल फ्रैक्शन के कंसेप्ट को अप्लाई किया है एक बाइनरी सॉल्यूशन में। ओके, देखिए सॉल्यूशन बाइनरी भी होता है, टर्शरी भी होता है, क्वाटरनरी भी होता है, लेकिन हमको बाकी के सॉल्यूशंस को हमारे सिलेबस में हमको स्टडी नहीं करना है। हमको सिर्फ एक ही टाइप के सॉल्यूशन को स्टडी करना है, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी किसको बोलते हैं? इसमें दो कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट्स होंगे तो टर्शरी, 4 अगर होंगे तो क्वाटरनरी। ओके, तो बाइनरी सॉल्यूशन इसमें एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट होता है। उसकी अगर हम लोग बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अब यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, क्या है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ऑल मतलब यहाँ पे क्या क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर हमको देखना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आप जानते हैं इन दोनों को अगर ऐड करें तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या उल्टा भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, अगर हमको दोनों एक सॉल्यूशन दे दिया है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, ओके,
तो टाइम सेव करने के लिए आप दोनों में से किसी एक का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लो जो आपको ईजी लगे, और दूसरे के लिए 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपका उससे टाइम बच जाएगा। क्लियर? तो ये था फॉर, अभी तक हमने पढ़ा 2 कंपोनेंट्स के बारे में। अब देखते हैं अगर 3 कंपोनेंट हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तब क्या करें। तो अब बात करते हैं 3 कंपोनेंट्स के बारे में। तो अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, ए, बी और सी, तो मेथड वही रहता है, बस एक स्टेप उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ओके, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ऑल मतलब अब यहाँ पे टोटल 3 कंपोनेंट्स। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी क्या आ जाएगा? एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसका नंबर ऑफ मोल न्यूमरेटर में, बाकी सबका, सब मतलब वो भी इंक्लूडेड होगा। क्या ऐसा नहीं कि एन बी को छोड़ दिया, सबको इंक्लूड करना है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर। और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी क्या आ जाएगा? एन सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तीनों के मोल फ्रैक्शन को अगर हम सम करें, ये देखिए इस तरह से, तो हम देख सकते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। ध्यान देंगे, इसके पहले वाले केस में काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 आया था, और यहाँ पर काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स आप लेते जाएंगे सबका टोटल सम मोल फ्रैक्शन का 1 आता है। अगर 2 कंपोनेंट्स हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा। अगर 3 कंपोनेंट्स हैं तो 2 का सम 1 नहीं, अब 3 का सम 1 आएगा। अगर 4 कंपोनेंट्स हो गए तो चारों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस का सम 1 आएगा। ओके, तो ये काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी 1 आ गया, तो काई सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस काई ए प्लस काई बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें 3 कंपोनेंट है, तो 3 में से 2 का तो आपको कैलकुलेशन करके निकालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, तीसरे के लिए आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन अवॉइड करना चाह रहे हो तो इन दोनों को ऐड करके 1 में से क्या कर देंगे? माइनस। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन फॉर 3 कंपोनेंट्स। 4 कंपोनेंट में क्या हो जाएगा? 4 कंपोनेंट में कुछ नहीं है, बस एक कंपोनेंट डी और आ जाएगा। तो वहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए क्या आएगा? एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। एक चौथा कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा, और वहाँ पे काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी प्लस काई डी इक्वल टू 1। 4 कंपोनेंट्स हैं, तो चारों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम वहाँ पर 1 आएगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देखना कि मोल फ्रैक्शन या तो 2 कंपोनेंट का होता है या 3 का। 4 और 4 से ज़्यादा बहुत रेयरली देखा जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया हो। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि 4 ग्राम NaOH को 36 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया है। आपको कहा जा रहा है कि हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है NaOH और एक है आपका वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना? 4 ग्राम, मोलर मास होता है 40 ग्राम, NaOH 23 प्लस 16 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.1 मोल्स। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास 36, मोलर मास 80, ये 2 टाइम्स में जा रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 2 मोल्स। क्लियर? अब हमको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, ओके, कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये 2 कंपोनेंट्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना आया आपका? 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, फिर से 0.1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है? 2। तो ये आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय 2.1, दैट इज 1/21। क्लियर? इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ओके, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है? 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, इट इज 0.1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज अगेन 2, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2.1। इसको हम लिख सकते हैं 20/21। ठीक, एक चीज़ है। दूसरा ये भी किया जा सकता था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आंसर आपका सेम आने वाला है। इसका आगे का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। ओके, डेसिमल के बाद हमेशा कोशिश करना, ये तो आंसर डेसिमल में ही आने वाला है। डेसिमल के बाद हमेशा कोशिश करना कि अब टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप आंसर निकालें, और उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप उसको राउंड ऑफ करें। राउंडिंग ऑफ आई थिंक आप सब जानते हैं। क्लियर?
तो ये तरीका है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का। नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यहाँ से और यहाँ से दोनों में आंसर सेम ही आना चाहिए। अगर आंसर गलत आ रहा है या अलग अलग आ रहा है तो आप समझ लेंगे कि आपका आंसर गलत है। ठीक, जैसे कि चलिए थोड़ा सा मैं ही बता देता हूँ। ये हो गया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी अवेज फ्रैक्शन में कितना आया आपका 1/21। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 21 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 21। ये कितना आ जाएगा 20/21। सेम आ रहा है। डेसिमल में कन्वर्ट करना अब आपका काम। ओके, तो मोल फ्रैक्शन बहुत ही आसान होता है। तो हाँ, बस एक चीज़ का आप याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको नहीं बताया, वो ये कि मोल फ्रैक्शन, ओके, मोल फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट्स। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत ही आसान है। 2 कंपोनेंट का मैंने आपको बता दिया है, 3 कंपोनेंट है या 4 कंपोनेंट है या जो भी, लॉजिक उसका वही रहता है। क्वेश्चन बदल जाने से लॉजिक नहीं बदल जाता, बस उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म जो है उसमें ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको अब क्लियर हो गया। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो लेक्चर में। आई नो ये वीडियो लेक्चर मैंने बहुत लेट से अपलोड किया है, काफ़ी दिनों का गैप हो गया। एक फैमिली मेम्बर के मेडिकल कंडीशन की वजह से मुझे थोड़ा सा डिले हो गया। वैसे नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। अब मैं रेगुलर वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करने वाला हूँ। ओके, हर दिन या एटलीस्ट एक दिन के गैप में आपको आपके वीडियोस लेक्चर्स अब मिल जाया करेंगे। ओके, ऊपर मैंने आपको ईमेल आईडी मेंशन कर दिया है। आपके ढेरों मेल्स मुझे आते रहे और आप में से कई लोग बहुत अपसेट भी हैं मुझसे, क्योंकि मैंने बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए कुछ काफ़ी दिनों का गैप आ गया था। आपकी ढेर सारी शिकायतें हैं, इसलिए मैं कोई शाउट आउट नहीं दे रहा हूँ। वैसे सब मुझ पर शाउट ही कर रहे हैं अभी। एनीवे, मैं आपको आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगा और बाकी जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं एक कंटिन्यूस पैटर्न में मैं अपलोड करता रहूँगा। ओके, मेरा ईमेल आईडी तो आप सब जानते ही हैं, जिसमें आप लोग ढेर सारी शिकायत अपनी भेजते ही रहते हैं और मैं आपकी सभी शिकायत को एंटरटेन कर भी रहा हूँ। ओके, और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, तो मैं आपको मिलूँगा अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।